Good morning, everybody. So almost हमने जो सेट पढ़ाया था उसका थ्योरेटिकल पार्ट पूरा हो चुका है. न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन सेट मतलब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, क्वेश्चंस को करेंगे जो आपकी बुक्स में दिए होंगे. ओके, अभी सेट में मैंने जो भी पढ़ाया है, 3 4 5 लेक्चर जो भी मैंने पहले पढ़ाए हैं, अब ये जो लेक्चर होगा आई थिंक ये लास्ट लेक्चर होगा. जो सेट एक चैप्टर है. ओके, 11th 12th की कोई भी किसी बुक में है, जिस भी बुक में हो, वो सेट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं. ओके, ये लास्ट लेक्चर है, उसके पहले के सारे लेक्चर हो चुके हैं, पूरे कंप्लीटली आपको सेट में बताया गया है. एंड आई थिंक कि अगर आपको सेट को कंप्लीटली अच्छे से पढ़ना है तो सारे लेक्चर्स को देख लो, सारे वीडियोस को, सारे सेशन को अटेंड कर लो. एंड आई गारंटी कि आप उसको बहुत अच्छे से सीख जाओ. तो लास्ट लेक्चर है आई थिंक. ओके, इसमें मैं कोशिश करूंगा कि सारा इसी लेक्चर में समराइज हो जाए. अगर नहीं होगा तो एक वीडियो और बना देंगे. अगर हो जाएगा तो कोई बात नहीं. ओके, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे. सो बिना टाइम स्पेल किए हम लोग स्टार्ट करते हैं. और एक बात और, प्रश्नावली ये मत समझिएगा कि प्रश्नावली मैं लिख नहीं रहा हूँ, 1.1 है, 1.2 है, 1.3 है, तो उसके क्वेश्चन नहीं लिए. मैंने सारे प्रश्नावली के क्वेश्चन इसमें ले लिए. आप अगर ये कॉन्सेप्ट पढ़ोगे तो सारे प्रश्नावली को एक एक करके ट्राई करना, सारे क्वेश्चन आपसे बनेंगे. ओके, जो ना बने आपको कमेंट बॉक्स में आपको उस पर कमेंट कर सकते हो, मुझे मेल कर सकते हो. ओके, ऑलमोस्ट मैंने सारे क्वेश्चन ले लिए हैं या फिर लूंगा मैं अभी भी. ओके, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा. मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ. सो जैसे कह रहा है कि विच इज ट्रू, कौन सा सत्य है, ट्रू और फॉल्स बताना है. तो ऑप्शन दिए हुए हैं 1 2 3, इन ये 3 ऑप्शन है, इनमें से बताना है कि कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है. तो जैसे दिया हुआ है 7 प्रॉपर सबसेट 4 5 7, दिस इज द सिंबल ऑफ प्रॉपर सबसेट. 7 प्रॉपर सबसेट 4 5 7. कह रहा है ये सही है कि गलत है. कह रहा है 7 समुच्चय 7 यानी कि सेट 7 प्रॉपर सबसेट इज 4 5 7. यस, ये वाला सही है. या फिर लिखा है सेट 3 प्रॉपर सबसेट इज 4 5 7, ये वाला सही. कौन सा सही है? इसमें से एक सही है, बाकी दोनों गलत है. कैसे हम लोग देखो, बताता हूं मैं आपको. एक चीज मैं बहुत अच्छे से क्लियर कर दूं. एक सिंबल होता है ये और एक सिंबल होता है ये. इन दोनों में बहुत डिफरेंस होता है. इन दोनों में बहुत डिफरेंस होता है. इसको बोलते हैं बिलोंग्स, इसको बोलते हैं सबसेट. ओके, जब हम इसका यूज करते हैं तो इसमें जरूरी नहीं है कि ये वाला सिंबल आए, इसको सेट बोलते हैं. ओके, और जब हम ये यूज करते हैं तो ये जरूरी हो जाता है कि ये जरूर आएगा. इसमें यही फॉल्ट है. अब इसमें लिखा क्या है, ये लिखा है प्रॉपर सबसेट. अब प्रॉपर सबसेट है तो एक तरफ राइट हैंड साइड में क्या है, एक सेट दिया हुआ है 4 5 7 का, लेकिन इधर तो सेट दिया ही नहीं, इधर तो ब्रैकेट है ही नहीं ना. तो पहली बात तो यहीं से गलत हो जाएगा. ओके, अगर यहाँ पे बिलोंग्स लगा होता तब ये चीज सही हो जाती. ये लिखने का तरीका ही गलत है, इसलिए इस पे देखेंगे नहीं, गलत हो जाता है. दूसरा देखते, दूसरे में देखो ब्रैकेट लगा हुआ है, इसमें भी ये भी एक सेट है, ये भी एक सेट है. अब क्योंकि सेट है तो यहाँ पे प्रॉपर सबसेट है तो सेट ही आएगा. बिलोंग्स में सेट नहीं आता है. ओके, तो जरूरी नहीं है कि, मतलब कहने का मतलब कि आ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कंपल्सरी नहीं है. लेकिन ये होता है सबसेट होता है प्रॉपर सबसेट, उपसमुच्चय और उचित उपसमुच्चय, उसमें ये ब्रैकेट होना जरूरी होता है. तो ये आ जाएगा 7. एक सेट दिया हुआ है, 7 एलिमेंट है उसका, और ये एक सेट दिया हुआ उसका एलिमेंट 4 5 7. कह रहा 7 प्रॉपर सबसेट है 4 5 7 का. तो बताओ ये सही है या गलत है? ये सही है. क्यों? क्योंकि देखो 7 भी इसमें प्रेजेंट है ना. सब प्रॉपर सबसेट का मतलब क्या होता है कि प्रॉपर सबसेट को उचित उपसमुच्चय कहते हैं. इस सेट का, सेट ए का कोई सेट ले लो, मान लो ये सेट ए है, क्या है ये 7 है. सेट बी है, क्या है ये 4 5 7 है. तो क्या एलिमेंट प्रेजेंट है सेट ए के, अगर सेट बी में एलिमेंट प्रेजेंट है तो कह देंगे ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी. ओके, जरूरी नहीं है कि बी के सारे एलिमेंट ए में हो. प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन क्या होती है? प्रॉपर सबसेट, ये सिंबल है प्रॉपर सबसेट का, उचित उपसमुच्चय का. ओके, अब जब हम उपसमुच्चय कहते हैं तो ऐसे लगा देते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, इसलिए हम कह देंगे प्रॉपर सबसेट, उचित उपसमुच्चय का. डेफिनेशन क्या होता है? कोई सेट ए है, इधर कोई सेट बी है. ओके, ये सेट
इसका प्रॉपर सबसेट होगा कब, जब इस सेट के सारे एलिमेंट इस सेट में प्रेजेंट होंगे। जरूरी नहीं है कि इस सेट के भी सारे एलिमेंट इसमें हो। इस डेफिनेशन होता है प्रॉपर सबसेट का। तो देखो एक इसका एलिमेंट 7, इसके एलिमेंट में प्रेजेंट, इसके सेट में प्रेजेंट है, देखो 7 है ना, इसलिए ये क्या होगा, सही हो जाएगा। 3 एक सेट है, इसका एलिमेंट 3 है और इसमें एक सेट है 4 5 7। तो इसमें तो देखो इसमें 3 है, तो 3 कहीं है ही नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। तो आपको पता चला इसमें मैंने दो चीजें बताई खास। एक ये तो सेट ही नहीं है एक प्रकार का, आप कह सकते हो, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर सबसेट है तो इधर ब्रैकेट आना चाहिए था, ब्रैकेट है नहीं, तो ये तो गलत ही है। और एक भी गलत है, ये वाला वर्ड सही है। अब लोग हम प्रश्न वाले पे आते हैं। कहता है संकेतन का प्रयोग करके आपको इनको लिखना है। ओके, कैसे लिखोगे, संकेतन क्या होता है, मतलब सिंबॉलिकली आप इनको कैसे लिखोगे। कहता है ए ऑप्शन है एक्स कॉमा ए का अवयव है। कह रहा है एक्स है और क्या है, एक्स ए का अवयव है। अवयव का मतलब क्या होता है, कौन है अवयव, एक्स है ना, किसका, ए का। ए क्या है, सेट है। तो इसको लिखेंगे एक्स बिलोंग्स टू ए। एक्स कोई एलिमेंट है, एलिमेंट को अवयव बोलते हैं। एक्स इज द एलिमेंट फ्रॉम सेट ए। तो जैसे मेरे पास कोई सेट है 1 2 3, तो मैं लिख दूंगा कि ये जो 1 है वो बिलोंग, इसका नाम मैं दे देता हूँ ए। ओके, कोई सेट है, इसका नाम मैंने ए दिया, तो इसका जो एलिमेंट होगा 1, वो बिलोंग होगा किसको, ए को। ऐसे ऐसे बोल सकते हैं। ओके, तो कहता है एक्स ए का अवयव है, तो इसको हम लिखेंगे कैसे, एक्स बिलोंग्स टू ए, ऐसे लिख देंगे। ओके, ये उसका आंसर है। कहता है संकेतन का प्रयोग करके लिखो, कि इसको कैसे लिखोगे, मैंने ऐसे लिख दिया। y s का अवयव नहीं है, तो y s का अवयव नहीं है। s एक सेट है, कोई भी सेट हो सकता है, यहाँ पे कोई एलिमेंट होंगे। ओके, ये एक सेट है, इसका नाम मैंने s दिया। कहता है इसमें कोई एलिमेंट होगा, ओके, जिसका नाम मैं y दे देता हूँ। कहता है वो s में है ही नहीं, s में नहीं है, तो इसको क्या लिखूंगा मैं, y नॉट बिलोंग्स टू s। कहता है y s का अवयव नहीं है, f एक सेट है, y उस सेट में प्रेजेंट एलिमेंट है, तो y s का अवयव नहीं है, जिसको हम लिखेंगे y नॉट बिलोंग्स टू s। ओके, दूसरा तीसरा है x y दोनों के अवयव हैं, नहीं, कह रहा है x y दोनों एक के अवयव हैं। किसके अवयव है, एक के। कौन अवयव है, x और y किसके अवयव है, एक के। एक क्या है, सेट है, ये कोई सेट, जैसे मैं मान कह दूं 1 2 3 4 5। ओके, ये कोई एक सेट है, जिसका नाम मैंने ए दिया। इसमें कोई प्रेजेंट एलिमेंट है 2 और 3, मैं उठा लेता हूं, तो 2 और 3 बिलोंग्स करेगा किसको, ए को। ऐसे है, ऐसे कह रहा है, तो मैंने बोल दिया। तो यहाँ पे 2 और 3 नहीं है, एक्स और वाई है, जनरल दे दिया है। ओके, तो इसको आप क्या लिखोगे, एक्स वाई बिलोंग्स टू ए, इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा देखते हैं कहता है कौन सत्य है, ट्रू और फॉल्स, इसमें भी बताना है। 3 दिए हैं ए बी सी, इन तीनों में देखेंगे। कह रहा है ये सत्य है, ये असत्य है, ये ट्रू है, ये फॉल्स है, ये ट्रू है कि फॉल्स है, क्या है ये बताना है आपको। ये बेसिक एलिमेंट्री क्वेश्चन है। ओके, आपके क्वेश्चन आप जब अपने बुक का फर्स्ट चैप्टर उठाओगे, फर्स्ट प्रश्नावली, आप अपने सारे क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ये लेसन पढ़ने के बाद आपके सारे बनेंगे। कह रहा 3 बिलोंग्स टू 2 3 5। आप देखो यहाँ पे सबसेट, या ये इसे कहते हैं प्रॉपर सबसेट, और ये हो जाता है, ये हो जाता है सबसेट, और ये हो जाता है प्रॉपर सबसेट। अब यहाँ पे ना सबसेट है ना प्रॉपर सबसेट है, तो यहाँ पे ब्रैकेट नहीं है तो कोई नहीं, कोई बात नहीं, 3 पे नहीं, कोई बात नहीं है। तो कह रहा है 3 बिलोंग्स टू 2 3 5। क्या 3 बिलोंग है, संबंध रखता है इस सेट से, कोर्स रखता है, क्योंकि इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। 7 बिलोंग्स टू 3 4 5, 7 बिलोंग्स टू 3 4 5। अब बताओ, इसमें तो कहीं 7 है ही नहीं, इसमें तो 7 है, कह रहा 7 संबंधित है इस सेट से, तो नहीं है, इसमें 7 नहीं है ना, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, गलत हो जाएगा। 8 नॉट बिलोंग्स टू एक्स सच दैट, ये जो ऐसे लगा हुआ है ना, इसको बोलते हैं सच दैट। ओके, कभी कभी इसकी जगह आप ऐसे भी लिखा देखोगे, ऐसे ऐसे लिखोगे, तो ये एक्स सच दैट, एक्स के बारे में बताया गया, क्या है एक्स, एक्स सम संख्या है। अब बताओ 8 एक सम संख्या है ना, ऑफ कोर्स ये सही हो जाना चाहिए, लेकिन कह रहा है ये बात गलत,
स्टेटमेंट सही है, मतलब कह रहा है 8 एक सम संख्या है, कोर सम संख्या है, लेकिन ये कहता है नहीं है, जो कि गलत। यहाँ पे अगर बिलोंग्स लगा होता तो ये ट्रू हो जाता है, लेकिन यहाँ पे नॉट बिलोंग लगा है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। कोई दूसरा लेते हैं, कहता है इसको देखो डी नंबर को, आयत बिलोंग्स टू वर्ग। आयत वर्ग नहीं होता है, कहता है आयत संबंध रखता है, संबंधित है किससे, वर्ग से। आयत मतलब रेक्टेंगल बिलोंग्स टू स्क्वायर, ओके, ये गलत है। अगर वर्ग बिलोंग्स टू स्क्वायर होता तब सही हो जाता। हर स्क्वायर रेक्टेंगल हो सकता है, लेकिन हर रेक्टेंगल मतलब कोई भी रेक्टेंगल आपका स्क्वायर नहीं हो सकता। रेक्टेंगल मतलब आयत और स्क्वायर मतलब वर्ग, ओके। ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, फॉल्स है। 6 बिलोंग्स टू x विषम संख्या है, विषम संख्या मतलब एक ऑड नंबर है। अब 6 है, 6 आपको पता है इवन नंबर होता है। अब यहाँ पे क्या है, एक सेट दिया हुआ है, कह रहा है x है, इसके बारे में बताया गया है x सच दैट x विषम संख्या। ये जो x है, ये जो x है, इसके बारे में बताया गया है, कह रहा है कि विषम संख्या। लेकिन ये तो इधर विषम संख्या है ही नहीं, जब ये विषम है ही नहीं तो ये क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। अगर यहाँ पे सम संख्या लिखा होता, सम मतलब इवन नंबर लिखा होता तो सही हो जाता, ओके। तो ये कुछ क्वेश्चन थे मैंने बताया। और एक चीज और मैं आपको बता दूं, यहाँ पे क्वेश्चन और है, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था यूनिवर्सल सेट। तो हिंदी मीडियम वालों को शायद समझ नहीं आया होगा कि यूनिवर्सल होता क्या है, हिंदी नहीं समझ आया होगा, उसका डेफिनेशन क्वेश्चन कैसे करते हैं वो तो समझ आ गया होगा। लेकिन यूनिवर्सल सेट को हिंदी में समष्टि समुच्चय कहते हैं, मतलब एक बहुत बड़ा सेट होगा, सबसे बड़ा सेट होगा, उसके अंडर में जो सेट होंगे वो सबसेट्स होंगे, ओके। तो उस यूनिवर्सल सेट को यूपी लिखा जाता है, मैं मान लेता हूँ, मैं क्वेश्चन भी इस पे कराया हूँ। समष्टि समुच्चय, समष्टि समुच्चय को यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। u इक्वल टू अगर दिया है 10 20 30 40 एक सेट दिया हुआ है जिसका नाम u दिया है, u मतलब एक समष्टि समुच्चय है ये, और एक सेट दिया हुआ है a 10 और 20 कह रहा है a' निकालो, मतलब a' मतलब कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ a निकालो, पूरक समुच्चय एक आप पूरक समुच्चय निकालो। तो a' बराबर फॉर्मूला होता है u माइनस a। पूरक समुच्चय का फॉर्मूला क्या होता है, जो आपका यूनिवर्सल सेट होता है, समष्टि समुच्चय होता है, उसमें से आप a को घटा देते हैं, किसका कॉम्प्लीमेंट्री निकालना है, एक का। तो समष्टि समुच्चय में किसको घटाओगे, एक को, ये घटा दिया। ये u था, ये a था, घटा दिया, 10 20 चला गया, 30 40 बचा, ये इसका एडस का आंसर हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन थे, ओके। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं। ये प्रश्न वाली आपका ऑलमोस्ट खत्म है। मैं आपको कुछ क्वेश्चन रोस्टर फॉर्म पे करा देता हूँ और रूल फॉर्म पे, पेपर में आ जाता है कि रोस्टर फॉर्म में लिखो, बिल्कुल आसान है रोस्टर फॉर्म और रूल फॉर्म। मैं आपको कुछ क्वेश्चन करा दूंगा, आपको बहुत आसानी से बनने लग जाएगा। कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, कह देगा कि कह देगा कि एक ऐसा फिट लिखो, हिंदी में बता देगा, कह देगा लिखो सप्ताह के दिनों का समुच्चय। क्या लिखो, क्या लिखो, प्रश्न आएगा, कहेगा लिखिए सप्ताह के दिनों का समुच्चय, तो कैसे लिखोगे, लिखोगे सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं, लिख दो सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार रविवार तक लिख दो, और फिर इसको ऐसे ब्रैकेट में बंद कर दो, इसको कुछ नाम दे दो, अपना देना है ये नाम दे दो, ये हो गया आंसर, ओके। अगर कोई क्वेश्चन आ सकता है आपका कि 12 से कम सम संख्याओं का समुच्चय, 12 से कम सम संख्याओं का समुच्चय लिखिए, तो मैं इसको कैसे लिखोगे, प्रश्न आ सकता है 12 से कम मतलब 12 से कम सम संख्याओं का समुच्चय लिखिए, मतलब write the set, write the set under x less than 12, ओके, x less than 12। जहां पर ये क्या है, जहां पर x क्या है, x belongs to even, even मतलब सम संख्या। प्रश्न है, मैं दोबारा बोल दूं, 12 से कम सम संख्याओं का समुच्चय लिखना है, 12 से कम, तो 12 से कम क्या हो जाएगा, 2 4 6 8 10, ये हो जाएगा, ओके। 12 तक नहीं, 12 से कम तक लिखना, तो 2 4 6 8 10 हो जाएगा, सारी सम संख्याएं होती हैं 12 से कम की, ओके। और भी कुछ अगर पूछे तो वर्ष के महीनों के नाम का समुच्चय,
प्रश्न आ सकता है वर्ष के महीनों के नाम का समुच्चय, एक सेट बनाइए जो ईयर के मंथ का सेट हो। तो ईयर में कितने मंथ होते हैं? 12 मंथ होते हैं। तो आप लिख दो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक लिख दो, बंद कर दो, ये हो जाएगा आंसर। ओके, इस तरीके के क्वेश्चन भी अगर पूछे तो आप कर ले जाओगे। ओके, मैंने बताया आपको कैसे करना है। कहता है अगर प्रश्न कभी ऐसे आ जाए कि 1 से 30 तक की सम संख्याओं का समुच्चय लिखिए, मतलब 1 से लेकर के 30 तक, फ्रॉम 1 टू टिल 30, फ्रॉम 1 टू टिल 30 तक सम संख्याओं का समुच्चय लिखिए। तो आप कैसे लिखोगे? लिखोगे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, इस तरीके से आता जाएगा। कहां तक जाएगा? 26, 28, कहां तक लिखना है? टिल 30। बिटवीन नहीं बोला। अगर कह देता बिटवीन 1 टू 30, तो अब आप उसमें 30 को नहीं लिखते। ओके, 30 जरूर इवन नंबर है, लेकिन कह रहा है बिटवीन। बिटवीन का मतलब होता है 1 से 30 के बीच की लिखना है, और टिल का मतलब होता है 30 तक लिखना है, तो मतलब 30 भी आ जाएगा। तो 30, भाषा पे ध्यान देना। अगर बीच लिखा है यानी कि बिटवीन लिखा है तो आप 30 नहीं करोगे संख्या में। अगर लिखा है तक, 30 तक, 30 तक, टिल 30, तब 30 लिखोगे। ओके, ये इसका आंसर हो जाएगा। जरूरी नहीं है सारे लिखो, कुछ लिख दो, फिर बीच में डॉट डॉट लगा दो, फिर आगे पीछे के कुछ लिख दो, 2-3। ओके, अब हमारे पास कोई सवाल ऐसा हो सकता है, कह देगा 0, 3, 3, 2, 4, 2, 2, 1, 5, 6। ओके, कह देगा इसको संक्षिप्त रूप में लिखो। अब इसमें क्या लिखा है कि इसमें कई सारे एलिमेंट को रिपीट कर दिया है, तो इसका संक्षिप्त रूप क्या हो जाएगा कि संक्षिप्त, देखो कोई भी फिगर लिखा हो, बहुत सारे एलिमेंट रिपीट हो रहे हो, तो उसका संक्षिप्त रूप मतलब उसको शॉर्ट फॉर्म लिखो। क्या कह रहा है? शॉर्ट फॉर्म लिखो, संक्षिप्त रूप लिखो, छोटा सा। तो संक्षिप्त रूप का मतलब होता है जो एलिमेंट बार बार रिपीट हो रहे हैं उनको छोड़ दो, केवल एक बार लिख दो उनको। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा? 0, 3 लिखा है, 3 2 बार है, एक बार लिख दो। 2 देखो 2 3 बार लिखा है, तो इसको भी एक बार लिख दो। 4 को एक बार लिख दो। 1 5 है तो एक बार है ये हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? ये इसका संक्षिप्त रूप हो जाएगा। ओके, अभी अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आप आसानी से कर लो। याद रखना, नोटबुक बना लेना, उसमें सारे क्वेश्चन ही करते जाना। ओके, जस्ट लिखा है कोई सेट है 2, 4, 6, 8, 10, एफ लिखा हुआ। ओके, ये क्या लिखा हुआ है? ये आपका लिखा हुआ है रोस्टर फॉर्म। क्या लिखा हुआ है? रोस्टर फॉर्म। क्या लिखा हुआ है? ये रोस्टर फॉर्म। अब आप वही रोस्टर फॉर्म लिखा हुआ है, कोई सेट है, मान लो इसका नाम कुछ भी दे दो, ए दे दो, मान लो ये कोई सेट ए दिया हुआ है, ये एक रोस्टर फॉर्म में लिखा, कह रहा है इसको रूल फॉर्म में बदलो। किसमें बदलो? रूल फॉर्म में बदलो। रोस्टर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म ही बोलते हैं हिंदी में, रूल फॉर्म को नियम बोल देते हैं। नियम रूप में लिखिए। कभी भी अगर रोस्टर फॉर्म से नियम रूप में लिखने के लिए आ जाए, मैं इसको पहले लेक्चर में पहले बता चुका हूँ, लेकिन इसमें मैं एग्जाम्पल करा दूं तो आपको और कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो कैसे लिखोगे रोस्टर फॉर्म? रोस्टर फॉर्म का मतलब होता है एक न्यूमेरिकल टाइप डाटा दिया होगा, उसको आपको लैंग्वेज मतलब थ्योरेटिकली बदलना होगा। ओके, तो जब आप थ्योरेटिकली लिखते हो वो रूल फॉर्म हो जाता है, और जब आप न्यूमेरिकल टाइप लिख देते हो डेटा को, वही आपका रोस्टर फॉर्म हो जाता है। एक सेट दिया है, इसको आपको रूल फॉर्म में बदलना है। तो रूल फॉर्म क्या होता है? रूल फॉर्म होता है ऐसे बनाओगे ब्रैकेट, तो इसके बारे में लिखना है कि ये क्या लिखा हुआ है। तो ये आपको पता है, ये प्रथम 10 सम संख्याएं लिखी हुई है, तो यहाँ पे लिख दो, मान लो ये कोई इसका नाम दे दो, कोई एलिमेंट एक्स दे दो, एक्स सच दैट एक्स प्रथम 10 सम संख्याएं, इतना लिख दो। अगर इंग्लिश में लिखना है तो इंग्लिश वाले ऐसे लिखते हैं, एक्स सच दैट एक्स फर्स्ट 10, फर्स्ट 10 इवन नंबर। ये इंग्लिश वालों के लिए हो गया। ऐसे लिख दो, आराम से हो जाएगा। ये बदल के आपको कौन सा रूल फॉर्म में। और दूसरा एग्जांपल मैं ले लूं आपका,
जैसे अगर लिखा है ए बराबर कोई फिट दिया है 1 1/2 1/3 1/4 इस तरीके से आपका दिया है। ओके, और कह रहा है ये कौन सा फॉर्म है, देखो न्यूमेरिकल टाइप नंबर टाइप डाटा दिया हुआ है, इसको आपको थ्योरेटिकल फॉर्म में बदलना है, मतलब रूल फॉर्म में बदलना है। तो कैसे बदलोगे, ए इक्वल टू मतलब ए को बदलना है ना, तो ए इक्वल टू, ये कौन सा फॉर्म है, ये रोस्टर फॉर्म है, इसको आपको क्या में बदलना है, रूल फॉर्म में, नियम रूप में लिखना है। तो लिखोगे एक्स, एक्स क्यों लिखा, क्योंकि मैं ये जो एलिमेंट है मैं इसको नाम एक्स दे देता हूँ कि एक्स है, एक्स सच दैट फर्स्ट ईयर मतलब एक्स के बारे में बताया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है कि एक्स इक्वल टू 1/n है, और जहां पर n क्या है, n एक धन पूर्णांक है। आप इसको इंग्लिश में बोलोगे तो बोल दोगे एक पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर, यहाँ पे लिख, अब हिंदी मीडियम वाले ऐसे लिख देना x इक्वल टू 1/n, और जहां कॉमा n क्या है, n एक धन पूर्णांक है, ब्रैकेट बंद कर दो, खत्म हो गया। इंग्लिश वाले लिख देना n इज ए पॉजिटिव इंटीजर, खत्म, ओवर, ये हो गया इसका रूल फॉर्म। ओके, तो रोस्टर फॉर्म से रूल फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं आपको समझ आया होगा। मैं एक आध एग्जाम्पल और ले लेता हूँ इसके। जैसे लिखा है 6 ऐसे लिखा है मान लो, ओके, ऐसे लिखा हुआ है, कोई फिट दिया है, लिखा है 6 12 18 24 30 इस तरीके से चला जा रहा है। ये एक रोस्टर फॉर्म है क्योंकि न्यूमेरिकल टाइप करता है। आप इसको रूल फॉर्म में बदलना चाहते हो, किसको, ए को, इस ए सेट को, तो हमने बदला ए इक्वल टू कैसे लिखोगे, एक्स सच दैट, या कभी कभी सच दैट की जगह ऐसे लिखा होता है तब भी सही है, एक्स सच दैट, एक्स एक्स ये क्या लिखा हुआ है, ये 6 का मल्टीपल लिखा हुआ है, किसका मल्टीपल है, 6 का मल्टीपल है, तो एक्स इक्वल टू 6 एन हो जाएगा। अब एन को डालो 1 2 3 4 डालो तो ये डाटा आता जाएगा, तो यहाँ पर एन के बारे में लिख दो, एन एक धन पूर्णांक है, अब ब्रैकेट लगा दो, आंसर हो गया। ओके, और अगर आप इसको लिखना चाहो तो लिख देना एन इज पॉजिटिव इंटीजर, एक ही बात है, ऐसे भी लिख सकते हो, तो ये इस तरीके से इसको कर सकते हो। रोस्टर फॉर्म से रूल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है, ये हो गया। अब रूल फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में कैसे चेंज करना है वो देख लेते हैं। कोई रूल फॉर्म दिया होगा आपका, उसको आपको क्या बदलना होगा, रोस्टर फॉर्म में बदलना होगा, मतलब एक थ्योरेटिकल टाइप डाटा दिया होगा, उसको आपको न्यूमेरिकल टाइप डाटा में चेंज करना होगा। जैसे कोई एग्जांपल ले लो, x such that x, या इसी को हम ऐसे लिख सकते थे, x is a positive whole number, ओके, पॉजिटिव होल नंबर। तो आप इसको, ये रूल फॉर्म है, इसको रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखोगे, आप जो भी ये लिखा है उसको न्यूमेरिकल टाइप लिख दो। x क्या है, x के बारे में बताया गया है, क्या है x, कहता है x क्या है, ये बताया गया है, x एक धन पूर्ण संख्या है, यानी कि 1 2 3 4 5 इस तरीके से, ये हो गया, आंसर हो गया। दूसरा एग्जांपल ले लें, कह रहा है x such that x is a prime number, और इसकी कंडीशन दी हुई है x लेस देन इक्वल टू 11, याद रखना x लेस देन और इक्वल टू 11 लिखा हुआ है, x 11 से छोटा है या बराबर है, या फिर आप इसको प्राइम को हिंदी में अभाज्य बोलते हैं, x एक अभाज्य संख्या है, और वो तब है जब x 11 से छोटी हो या बराबर हो। ये क्या है, ये आपका रूल फॉर्म है, आप इसको रोस्टर फॉर्म में चेंज करना है, तो कैसे करोगे, a बराबर, इसका डाटा लिख दो जो भी दिया हुआ है, x के बारे में क्या बताया गया है, कह रहा है कि एक प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर क्या होता है, द नंबर डिविजिबल बाय इटसेल्फ इज कॉल्ड द प्राइम नंबर, वो नंबर जो खुद से विभाजित उसको प्राइम नंबर कहते हैं। तो 1 3 नहीं सॉरी 1 नहीं होता, 2 होता है, 2 3 5 7 9 नहीं होता, 11, ओके, हो गया। अब 13 भी होता है लेकिन 13 नहीं लिखोगे बिकॉज उसमें दिया हुआ कंडीशन की 11 से छोटा लिखना है या 11 तक लिखना है, क्योंकि इक्वलिटी भी लगी हुई है, इसलिए 11 लिख दिया। अगर ये फाइन नहीं लगा होता तब हम यहाँ पे 11 नहीं लिखते, 7 तक लिख देते, ओके, क्योंकि फाइन लगा हुआ है इक्वलिटी का, इसका मतलब है कि x 11 से छोटा है या उसके बराबर है, तो बराबर वाला भी डाटा ले लेंगे, तो ये हो जाएगा आंसर। तो रोस्टर फॉर्म से रूल फॉर्म और रूल फॉर्म से रोस्टर फॉर्म कैसे चेंज करते हैं, कैसे बनाते हैं, ये आपको समझ आया होगा क्लियरली। अब हम लोग नेक्स्ट
टॉपिक नेक्स्ट प्रश्नावली पे पढ़ते हैं, उसके सवाल कुछ करते हैं। अभी परिमित और अपरिमित पे देख लेते हैं। ये हालांकि मैं इसके बारे में बता चुका हूँ पहले। परिमित क्या है और अपरिमित क्या है? परिमित का मतलब होता है एक ऐसा सेट जिसमें फाइनाइट एलिमेंट दिए हो, मतलब कुछ लिमिटेड एलिमेंट दिए हो। जैसे मैं कह दूं कि एक कोई सेट है, लिखा है 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से 7 तक लिखा हुआ है। ओके, आप जानते हो इसमें केवल 7 एलिमेंट प्रेजेंट है, ये क्या हो गया? फाइनाइट हो गया। फाइनाइट मतलब परिमित हो गया, इसको क्या कहेंगे? परिमित सेट हो गया। अगर कोई मैं ऐसा एलिमेंट लिख दूं जैसे लिखा है 1 2 डॉट 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 डॉट, ऐसे चला जा रहा है, बहुत दूर तक चला जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। इनफाइनाइट मतलब हो जाएगा कि ये एक अपरिमित समुच्चय हो गया। ओके, तो ये बिल्कुल सिंपल सा था। इसको हम लोग erase कर देते हैं, दूसरे टॉपिक पे ले रहे हैं। तो एक ए और एक बी आप दोनों कर लेना। इसमें जो भी बताया वो सारे के सारे एक और एक बी के वापस क्वेश्चन बन जाए। कुछ क्वेश्चन है आपके, दिया हुआ है ए इक्वल टू 2 3 4 5 एंड बी इक्वल टू कोई दिया हुआ है आपका 1 2 3 4। कह रहा है ए यूनियन बी आपको बताना है। ए यूनियन बी क्या होगा? एक सेट ए है और एक सेट बी है, आपको बताना है यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए यूनियन बी। यानी कि एक ऐसा सेट जो जिसके एलिमेंट ए में भी हो और बी में भी हो, लेकिन कोई भी एलिमेंट उसका रिपीट ना करता हो, तो इसको कैसे लिखेंगे? ये एक सेट ए है, एक सेट बी है, तो इसमें देख लो यूनियन कौन कौन से आएंगे। यूनियन का मतलब होता है आपको सारे एलिमेंट लेने हैं बट कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं करना चाहिए। ओके, तो आप क्या हो जाएगा? 2 3 4 5 है, 1 2 3 है, तो आप 1 2 3 देखो, इधर 3 रिपीट कर रहा है, दोनों में है, तो 3 को एक बार ले लेना। 2 रिपीट कर रहा है, 2 को एक बार ले लेना। 4 रिपीट कर रहा है तो 4 को एक बार ले लेना। तो 1 2 3 4 और ये क्या हो जाएगा? 5। ये आपका हो जाएगा ए यूनियन बी हो जाएगा। ओके, इस पे और भी सारे क्वेश्चन ले सकते हो आप। जैसे मान लो ए इक्वल टू कोई सेट दिया है ए ई आई ओ यू, और कोई बी सेट दिया हुआ है उसका नाम है ए कॉमा ई। कह रहा है ए यूनियन बी निकालो। ए यूनियन बी मतलब ए फॉरनेस्ट बी निकालो। तो कैसे निकालोगे? ए और बी में सारे एलिमेंट ले लो। यूनियन का मतलब होता है जिसका भी यूनियन, जिन सेट का भी यूनियन निकालते हो, कौन सा सेट का निकाल रहे हो? ए और बी का निकाल रहे हो यूनियन, तो ए और बी में जितने एलिमेंट है सारे ले लो, बट कोई भी एलिमेंट को बार बार मत लिखना है, एक ही बार लिखना है। ओके, तो लिखो ए ई आई ओ यू, ये इसका आंसर हो जाएगा। ए और ई इसमें देखो दो बार है, तो एक एक बार लिखा, बाकी की तीनों हमने एक एक बार लिख दिया। ओके, तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चन थे। अब जैसे मान लो कभी कभी क्या होता है कि आपको एक बड़ा सा सेट दे देगा, उसमें कई सारे ऑप्शन दे देगा, कह देगा ये अब निकाल। जैसे कोई एक सेट दे देगा 1 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से। अब कोई सेट बी दे देगा, कहेगा 2 3 4। कोई सेट सी दे देगा, कह देगा 5 6 7 8 9। कोई सेट आपको डी दे देगा, कह देगा 1 3 10।
ओके, ए बी सी 4 सेट दे दिए आपको समुच्च के अंदर, सेट के अंदर कह देगा कि ए यूनियन बी निकालो, ए यूनियन सी निकालो, ए यूनियन डी निकालो, बी यूनियन डी निकालो। इस तरीके से कुछ भी और भी वारे बन सकते हैं, कह देगा सी यूनियन डी निकालो, तो इस तरीके से डाटा निकालो। तो आपको देखो ये निकालना है, ये निकालना है, ये कैसे निकालोगे आप? अगर ए यूनियन बी निकालना है तो पहले इसका डेफिनेशन समझो। यूनियन निकालना है किसका? ए और बी का। तो आप ए और बी में देखोगे सी और डी से कोई मतलब है ही नहीं, तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा? जिसका भी यूनियन लेते हो ए और बी का ले रहे हो, इधर ए और बी के सारे सेट, सारे एलिमेंट लिख दो, और कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं करना चाहिए, एक बार लिखोगे सारे। तो देखो इधर 2 3 4 2 3 4 रिपीट कर रहा है, तो इनको एक बार लिख दो, बाकी सबको एक एक बार तो लिख ही दो। 1 2 3 4 5 6 7, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगर ए यूनियन सी चाहिए, ये वाला ए यूनियन सी, तो ए और सी में देख लो। इसी तरीके से ए और डी, बी और डी, सी और डी, तो जो बाकी के बचे हैं आप तो ट्राई कर लेना। ओके, अब कभी कभी जैसे इंटरसेक्शन भी पूछ देता है, जैसे मान लो कोई सेट लिया ए 10 12 14 16 18 दिया हुआ है, ओके। कोई सेट बी दिया हुआ है 10 18 19 20, कह देगा ए इंटरसेक्शन बी निकालो। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, जो दोनों में हो। इंटरसेक्शन किसका ले रहे हो? ए और बी का ना। तो आप ए में जितने भी एलिमेंट है, बी में जितने भी एलिमेंट है, ए में इतने एलिमेंट है, बी में इतने एलिमेंट है, तो आपको इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन लेना है, जो दोनों में कॉमन हो। तो इसमें कॉमन कौन से एलिमेंट है? एक 10 आ रहा है, और तो कुछ आ नहीं रहा है, एक 18 आ रहा है। तो 10, देखो ये 10 है, इधर भी 18 है, 10 और 18 ले लो, 10 और 18, मतलब वो एलिमेंट आपको लेने हैं जो इंटरसेक्शन में हो। इंटरसेक्शन मतलब जो दोनों सेट में हो, ओके। वो दूसरा, कभी कभी आपको इसमें कोई सेट सी भी जोड़ देगा, क्या देगा? 1 2 3 10 ऐसे दे देगा, ओके। ए बी सी 3 सेट दिए हुए हैं, कह देगा आपको निकालो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये निकालो। इसमें 3 3 सेट दिए हुए हैं, तो घबराने की बात नहीं है। 3 सेट दे दे, 4 दे दे, 5 दे दे, बट उसका डेफिनेशन समझो, वो कहना क्या चाहता है। कह रहा है कोई सेट ए है, कोई सेट बी है, कोई सेट सी है, इन सेट में से सबका क्या लेना है? आपको इंटरसेक्शन लेना है। क्या लेना है? इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन मतलब वो एलिमेंट लिखने हैं जो तीनों सेट में प्रेजेंट हो। अब देखो यहाँ पे इस सेट में 10 है, इसमें क्या है? 10 है, इसमें भी क्या है? 10 है, इसमें 12 है, लेकिन इसमें नहीं है 12, इसमें भी नहीं है 12, इसमें 1 2 3 है, इनमें नहीं है 1 2 3। तो केवल एक एलिमेंट ऐसा है इन तीनों सेट में जो तीनों में प्रेजेंट है। तो आप लिखोगे यहाँ पे इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बराबर क्या हो जाएगा? 10। 10 आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। इनका सेट क्या बनेगा? केवल 10 बन जाएगा, ओके। कभी कभी आपको पूछ देगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी लिखो, मतलब ऐसे लिखो, समझ आया कुछ? ब्रैकेट लगा देगा। तो आप पहले इसको सॉल्व करा करो, जब दो फिर ज्यादा सेट का इंटरसेक्शन या यूनियन लेना हो। कभी कभी इंटरसेक्शन मत पूछेगा, कभी कभी यूनियन पूछेगा, कभी कभी इंटरसेक्शन यूनियन दोनों पूछ लेगा, तो कोई घबराने की बात नहीं हो। जब जब दोनों पूछेगा ना, यूनियन और इंटरसेक्शन, तो उसमें आप वो ब्रैकेट लगा के देगा, तो ब्रैकेट वाली चीज को पहले हल करा करो। तो बी इंटरसेक्शन सी है, तो बी इंटरसेक्शन सी को पहले हल कर लो। तो बी है और सी है, बी और सी का पहले इंटरसेक्शन ले लो। इधर 10 है, इधर 10 है, तो बी इंटरसेक्शन सी क्या निकल के आएगा? 10 निकल के आएगा, ओके। अब बी इंटरसेक्शन सी पता चल गया। अब इस सेट का नया सेट बना ये, इस सेट का ए के साथ क्या ले लो? अब इस सेट का ए के साथ क्या ले लो? यूनियन ले लो। अब ए क्या है? ये था, यानी कि इफ ए का इफ के साथ क्या ले लो? यूनियन ले लो। अब देखो इसमें 10 12 14 16 18 है, इसमें 10 बस है, तो इस 10 दो बार रिपीट कर रहे हैं, इसको एक बार लिख दो, इसके सारे एलिमेंट लिख दो। तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी हो जाएगा आपका 10 12 14 16 18, इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा। आपने दो से ज्यादा सेट के भी यूनियन और इंटरसेक्शन निकालना सीख गए, ओके। अब जैसे मान लो कोई भी आप दूसरा एग्जाम्पल अगर लेना चाहो, मैं वो भी बता दूं, तो आप क्वेश्चन ट्राई करना, आपके सारे बनेंगे। वेन डायग्राम के क्वेश्चन भी आपके किताब में दिए हुए हैं, वो भी कर लेना आप।